इसरो की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, अभी इन्होंने एयर ड्रॉप टेस्ट करा है गगनयान मिशन के लिए। तो यहां से अपने दो टॉपिक्स निकल के आते हैं। नंबर 1 ये एयर ड्रॉप टेस्ट क्या है, नंबर 2 गगनयान मिशन। काफी स्टूडेंट्स ने ये गगनयान मिशन के बारे में पढ़ रखा होगा, पर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। चलिए जी, सबसे पहले ये टेस्ट जो है किस किसने कंडक्ट करा, तो नंबर 1 पे तो इसरो ही आएंगे, ठीक है, उनका मेन रोल है यहाँ पे। इंडियन एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आपने पिक्चर देखी होगी चिनूक का यूज करा गया, तो आईएएफ भी आ जाएगा। डीआरडीओ का इंपॉर्टेंट रोल रहा। इंडियन नेवी, क्योंकि जो स्प्लैश डाउन करवाना था पैराशूट के जरिए, क्रू मॉड्यूल पानी में गिरना था, वो किसने रिकवर करना था लास्ट में, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो इन पांचों के कोलैबोरेशन से ये टेस्ट ड्रॉप करा गया। कौन सा टेस्ट ड्रॉप था, तो एयर ड्रॉप टेस्ट, सॉरी उल्टा बोल दिया, एयर ड्रॉप टेस्ट। अब सुनो इसके बाद ये टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये टीवी D2 आप बार बार सुनोगे, टीवी D1, टीवी D3 एंड ऑल, नंबर बताया जाता है लास्ट में। ये टेस्ट है, ये व्हीकल है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब आपने दिखाया, कोई चीज टेस्ट करा कि कैसे हम इसके ऊपर फंक्शनिंग करेंगे। अब सबसे पहले तो गगनयान मिशन को देख लीजिए, ये देखिए ना सभी ने विजुअल्स, ये देख लो, इसरो, इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। अब अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चिनूक के साथ एक नीचे कैबिन सा लगा हुआ है, ये क्रू मॉड्यूल है। यहाँ पे क्रू मॉड्यूल पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि क्रू में ही मेंबर्स बैठ के जाएंगे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जब गगनयान मिशन को भेजा जाएगा स्पेस में। और फिर बाद में ऐसे रिट्रीव किसने करा, तो जो लास्ट की दो बॉडी थी, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। और इसरो का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, कंडक्ट तो उन्होंने करवाना है। डीआरडीओ का मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इस तरह से पैराशूट्स आपने देखे होंगे कि पैराशूट ओपन कर रहे थे। अब इससे भी पहले चलो ये गगनयान मिशन क्या है, तो देखो 3 फेजेस याद रखिएगा, क्योंकि अब सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है। नंबर 1 जो फेज रहेगा वहां पे सिर्फ क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी चेक। अभी जब ये डेमोन्स्ट्रेशन कर दी गई है ना, तो उसमें यही बोला है कि जब हम फेज 1 इसका करेंगे गगनयान मिशन का, ये फेज 1 नहीं था, यहाँ पे सिर्फ हमने एयर ड्रॉप टेस्टिंग करी है कि क्रू मॉड्यूल को कैसे पानी में बचाना है, बस उस पर फोकस करा है, स्पेस में कोई मिशन नहीं भेजा गया था। तो ये जो फेज 1 रहेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का चेक करा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जैसी कंडीशन ह्यूमन बींग्स को रिक्वायर्ड रहेंगी क्रू मॉड्यूल में, वो सारी अरेंजमेंट नहीं करी जाएंगी। यहाँ पे जस्ट टेस्टिंग होगी कि हमारी टेक्नोलॉजी ने ठीक से काम करा या नहीं करा, तो मतलब टेक्नोलॉजी चेक। फेज 2 में क्या करेंगे, यस रोबोट भेजेंगे एक तो, और रोबोट का नाम था वयोमित्र। अब ये जो वयोमित्र है, ये हाफ ह्यूमनॉइड आपको दिखाई देगा, यानी कि पेट तक का एरिया इसका, धड़ तक का एरिया, और उसके आगे नहीं है। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, पूरी कंडीशनिंग सेट करेंगे, क्योंकि इस रोबोट में सेंसर्स लगे होंगे कि ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, बाकी जो भी नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, वो सारी प्रोवाइड करी जाएंगी क्रू मॉड्यूल के अंदर, कि कैसे ये रोबोट उस पर रिएक्ट करेगा। रोबोट में सेंसर्स लगे होंगे, क्योंकि वो सांस तो लेता नहीं है, पर यहाँ पे सेंसर बताएंगे किसी चीज का अप डाउन तो नहीं हो रहा है, तो कंडीशनिंग करी जाएगी। फिर आता है आपका स्टेज 3। थर्ड में क्या करेंगे, फाइनली ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा। और फेज 3 को बोला गया है कि 2027 तक हम कंडक्ट कर देंगे। ये वाला बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2025 हम कंडक्ट कर लेंगे, मतलब इतना टाइम। नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट के लिए अभी आ रही हूं मैं, उस पर भी कंडीशन पे, लो अर्थ ऑर्बिट में हम इसको भेजेंगे। ओके जी, मून मिशन तो अभी 2040 के लिए रखा हुआ है हमने, जिसके लिए कौन सा हैवी लिफ्टर रॉकेट था, ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। तो उसके लिए तो 3 लाख से ज्यादा का डिस्टेंस अपने को एक्वायर करना पड़ेगा, तो वो तो अभी लेट है 2040। ये लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। गगन का मतलब क्या होता है, आसमान, बस आसमान में जाना है, पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद हमारी रैंकिंग भी 4th पे आ जाएगी। अभी कौन कौन है बाकी की 3, लगाओ आइडिया। और ठीक है, और उसके बाद हम आ जाएंगे 4th रैंक के ऊपर। तो जब आएंगे तभी आएंगे जब ये क्रू मॉड्यूल पूरी तरह से सक्सेसफुली, यानी कि ह्यूमन बींग्स को स्पेस में लेके जाएगा। अब देखो ये जो गगनयान मिशन है ना, इसमें आपको ऐसा चैम्बर दिखाई देगा। अभी जब पैराशूट ओपन हुए थे ना, वो इस वाले चैम्बर पे ओपन हुए थे। इसके नाम से पता लग जाएगा आपको इनका मैकेनिज्म। जैसे ऊपर वाले को बोला है क्रू मॉड्यूल, मतलब इसमें मेंबर्स बैठे होंगे, पूरी कंडीशनिंग सेटअप होंगी, और नीचे वाले को बोला है सर्विस मॉड्यूल। अब जब सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी, जब आप इसको लॉन्च कर दोगे, ये सारी चीजें सेपरेट हो जाएंगी, तो ऊपर सिर्फ ये वाला पार्ट जो होगा लो अर्थ ऑर्बिट में आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो जो सर्विस मॉड्यूल है, इसमें फ्यूल वगैरह डला होगा। जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे GSLV Mark 1 का यूज करा जाएगा, जिसका Mark 3 का यूज करा जाएगा, सॉरी, जिसका नाम अब लॉन्च व्हीकल
मार्क 3 भी रखा हुआ है, और बाहुबली ऑफ इसरो भी जिसे कहते हैं, इस वाले लॉन्च व्हीकल का यूज करा जाएगा गगनयान मिशन के अंदर। रीयूजेबल है, बस सॉलिड वाली स्ट्रैप्स रिमूव हो जाती हैं जब फ्यूल खत्म होता है, बाकी वो अपनी जगह पे दोबारा से वापस आ जाता है। अब जीएसएलवी की आपने टोटल कितनी स्टेजेस देखी थी? 3। कौन कौन सी थी? नीचे सॉलिड थी, मतलब इस साइड वाली जो स्ट्रैप्स होती हैं इसमें सॉलिड फ्यूल डाला होगा। बीच वाली क्या थी? लिक्विड स्टेज थी। और अपर क्या थी? क्रायोजेनिक थी। क्रायोजेनिक याद है कंडीशनिंग? -253 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हाइड्रोजन और -183 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ऑक्सीजन। ये तो इसका सेटअप आ गया, ये यहां तक की बात करी। अब इस मॉड्यूल को ध्यान से देखोगे, यहां पे ये लगा हुआ है कैप्सूल वाले एरिया के अंदर। ऊपर क्रू मॉड्यूल रहेगा, नीचे सर्विस मॉड्यूल रहेगा। टोटल जो स्ट्रक्चर बना उसको बोल दिया जाएगा ऑर्बिटल मॉड्यूल, जो ऑर्बिट में एक्चुअल में जाएगा ह्यूमन बींग्स को लेके। अब थोड़ी सी पिक्चर को और ध्यान से नोटिस करना। अब हमें जाना पड़ेगा इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे, और कौन सा एरिया? आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा, जहां से गगनयान मिशन को लॉन्च करा जाएगा। अब जैसे ये लॉन्च करा जाएगा ना, कौन सा लॉन्च व्हीकल है? जीएसएलवी मार्क 3। इसको 16 मिनट लगेंगे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचने में। अब लो अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट, देन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद हाई अर्थ ऑर्बिट्स आपने देखी थी। सिर्फ डिस्टेंस का ही फर्क था। जैसे यहां तक गए थे तो 50 से लेके, पेपर में अगर 200 भी आते हैं वो भी ठीक होएगा, क्योंकि 50 के बाद कंडीशनिंग हो जाती है कि यहाँ पे सैटेलाइट्स को डिप्लॉय हम कर सकते हैं, तो दोनों ही ठीक होती हैं वो। 50 से लेके 2000 किलोमीटर्स तक का ये आ गया आपका लो अर्थ ऑर्बिट। वैसे अर्थ सरफेस से 2000 के बियॉन्ड अप टू 20,000 किलोमीटर आप जाओगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद 35,786 किलोमीटर, हिमाचल के पेपर में पूछ लिया था ये वाला सवाल एक बार, तो 36,000 वैसे बोल देते हैं, पर एक्चुअल जो डिस्टेंस माना गया है वो 35,786 किलोमीटर तक का है। यहाँ पे GTO और GEO आ जाती हैं। आजो आजो। और उसके बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो फिर आती है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो गगनयान मिशन कंडक्ट करा जाएगा ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, और डिस्टेंस कितना रहेगा? तो लगभग 400 किलोमीटर तक का। अब 16 मिनट में यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे अब क्या लिखा है देखो, ऑर्बिट मॉड्यूल, मतलब वो जो आपने पढ़ी ना अभी कि नीचे सॉलिड स्टेज थी, लिक्विड स्टेज लगी हुई थी, अगर इसको देखो ये रिमूव हो जाएंगी जिसमें सॉलिड स्ट्रैप्स लगी हुई थी, बाकी अपनी ही जगह पे दोबारा से वापस आ जाएगा। अब ऊपर क्या जा रहा है? सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में, ये जो ऊपर का ऑर्बिटल मॉड्यूल था। यहां तक क्लियर हुई आपको स्टोरी? अब यहाँ पे ये मैन्यूवरिंग शो करेगा, मतलब जो भी डाटा रिट्रीव करना है, फोटोज कैप्चर करने हैं, उनके ऊपर फोकस करेगा। ये देखो डायरेक्शन आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। पहले जो क्रू मॉड्यूल था वो आगे को फेस कर रहा था, अब रिवर्स डायरेक्शन में जा चुका है यहाँ पे। तो 5 से 7 दिन का ये मिशन रहेगा। ह्यूमंस 5 से 7 दिन लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। वहां पे अपना जो भी माइक्रोग्रेविटी वाले एक्सपेरिमेंट है, माइक्रोग्रेविटी में जैसे एक्सियम मिशन याद है, एक्सियम मिशन 4, तो वहां पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे, जैसे टार्डिग्रेड्स कैसे यहाँ पे फंक्शन करते हैं। उसके अलावा कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करवाए थे? सौंफ का करवाया था एक तो, कि कैसे ये ग्रो करेगी। पल्सिस करवाई थी ग्रो। तो एल्गी के ऊपर देखा था कि कैसे एल्गी रिस्पॉन्स करती है माइक्रोग्रेविटी के अंदर। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 5 से 7 दिन के बीच में करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे डी बूस्टिंग लिखा है। अब बचाइए आपके पास ऑर्बिट मॉड्यूल है जिसमें ऊपर क्रू मॉड्यूल, नीचे सर्विस मॉड्यूल था। डी बूस्टिंग का मतलब है कि अब वापस आना है, और वापसी में आप ज्यादा सामान कैरी करके नहीं जाओगे। बेशक जब आप माइक्रोग्रेविटी से एकदम से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आओगे तो आपकी स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, जिसको बोलोगे आप एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से आप नीचे की तरफ आना शुरू करोगे। अब तब तो आप इजीली इस सामान को कैरी कर सकते थे, अगर नीचे आ रहे हो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, आपका फ्यूल नहीं लगेगा। तो फिर सर्विस मॉड्यूल को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि पैराशूट ओपन करवाने हैं, और आप सारे पैराशूट एक साथ नहीं ओपन कर सकते, वो तो फट भी सकता है क्योंकि ड्रैग इतनी ज्यादा होगी, और ऊपर से एटमॉस्फेयर की लेयर मल्टीपल आ जाएंगी। कौन कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी, मीजोस्फेयर थी, थर्मोस्फेयर थी, फिर आप कहां पे थे? एक्सोस्फेयर में थे। तो जब इन लेयर से आओगे तो ड्रैग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आप एकदम से पैराशूट भी ओपन नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? सबसे पहला स्टेप डी बूस्टिंग कर दी, कि जो क्रू मॉड्यूल है और सर्विस मॉड्यूल है इनको सेपरेट कर दो, ताकि जो क्रू मॉड्यूल है इसको हम सेफली वापस ले आए। तो ये जो सर्विस मॉड्यूल है इसको डी बूस्ट किया, और फाइनली ये पानी में आके स्प्लैश डाउन कर जाएगा। पर जब स्प्लैश डाउन हुआ ना, तो यहाँ पे देखना कुछ पैराशूट्स भी ओपन हुए। अब यही वाले जो पैराशूट ओपनिंग है ये कैसे करवानी है, इसी के ऊपर टेस्टिंग करी गई है। तभी बोला टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2। लग गया पता कहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई है? सिर्फ इस वाले पार्ट की डेमोन्स्ट्रेशन करी है। चिनूक ने क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की हाइट से फेंका और ये पैराशूट ओपन करवाने थे।
ये वाला स्टेप नहीं हुआ पीछे का, तो ये फेज 1 नहीं था, ठीक है। फेज 1 अभी होगा, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन थी कि स्प्लैश डाउन के टाइम पे हम कैसे रिट्रीव करेंगे। फिर यहाँ पे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड आएंगे, 20 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्रू मॉड्यूल रिट्रीव करना होता है। उसके बाद पानी की बात है, ओशन की बात है, कब डूब जाए कुछ पता भी नहीं चलता, तो 20 मिनट का टाइम यहाँ पे अलॉट करा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देख लो ये जो इमेज दिखाई है ना यहाँ पे, ये चिनूक है और ये इसका जो वजन है लगभग क्रू मॉड्यूल का 4.5 टन्स तक का आपको मिलेगा। वेट भी ज्यादा है और ये ज्यादा हाइट पे वैसे भी नहीं जा सकता था, पर अब टेस्टिंग आपको करनी है तो आप छोटा मोटा ही टेस्ट परफॉर्मेंस करते हो, मतलब इतनी ज्यादा आइडियल कंडीशन नहीं बन पाती। आपको मेन यहाँ पे चेक क्या करना था कि हमारे पैराशूट ठीक से फंक्शन करेंगे या नहीं, जो कि ठीक से फंक्शन करे हैं। पर इसरो ने ये भी स्टेटमेंट दी साथ में कि हमने ना अभी चिनूक से ड्रॉप करा है, जो कि सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। कहाँ पे 400 किलोमीटर आएगा, यहाँ पे 3 किलोमीटर था। पर इन्होंने बोला जो हमारी पैराशूट की फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट हुई है, स्मूथली ओपनिंग हुई है। अब इन्होंने बोला है कि हम एक और चीज पे काम करने वाले हैं, जिसका आप डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 3 या 4 जो भी देखेंगे आने वाले टाइम में। उन्होंने बोला है कि ये जो क्रू मॉड्यूल है ना, इसके अंदर हम एस्केप सिस्टम भी बनाएंगे कि इन केस प्रॉपरली पैराशूट ओपन हो ही नहीं पाए, कुछ भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज है, तो उस केस में एटलीस्ट मेंबर यहां से बाहर निकल सके। अब देखो यहाँ पे हाईली प्रेशराइज्ड कंडीशन बनाई होती है, सारी गैसेस आपने डाली होती है, तो आप डोर तो लगा के नहीं रख सकते ऐसे नॉर्मल कि हाँ सिचुएशन बनी, इमरजेंसी डोर ओपन करा और आप निकल गए। तो एक एस्केप सिस्टम भी ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें भी प्रेशराइजेशन अब सेम रहेगी जैसे यहाँ पे कंडीशनिंग करी गई थी। तो ये अभी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई है इसकी, ये बोला है सिर्फ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का पता लग गया ना कि कौन से फेज पे टेस्टिंग हुई है। अब देख लो पूरा डिटेल में, अब आपको इजी लगेगा। फेज इज क्लियर, गगनयान मिशन मतलब स्पेस में जाना है, वहां पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने हैं। अभी जो टेस्टिंग हुई है वो सिर्फ स्प्लैश डाउन की है कि हमारे पैराशूट ठीक से काम करेंगे या नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है ना सभी को? तो मेन फोकस आपने बोला ऊपर से जब स्पीड से आएंगे ना हमारा क्रू मॉड्यूल, तो उसको डिसेलरेशन पे लेके जाना है, मतलब उसकी स्पीड को रिड्यूस करना है। और आपका पैराशूट क्या करता है, ड्रैग को रोकता है ना, रेजिस्टेंस कॉज करता है। तो आप सारे पैराशूट भी एकदम से नहीं खोलोगे, पहले एक पिक्चर देखो आराम से, उसको समझना। पर ये बस समझने के लिए, कोई और पिक्चर है, इसरो की नहीं है स्पेसिफिक। यहां पे देखना, ये क्रू मॉड्यूल था आपका, सिर्फ अकेला दिखाई देगा आपको। अगले वाले क्रू मॉड्यूल को देखोगे तो एक लाइन निकली है और ऊपर 2 छोटे छोटे पैराशूट्स आपको दिखाई देंगे। अब इन 2 पैराशूट के बीच में भी आपको एक बीच में पैकेट सा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी क्या होंगे, पैराशूट्स ही होते हैं। आगे चलोगे तो देखो वो जो छोटे से पैराशूट ओपन हुए थे ना, ये ऊपर रह गए हैं और इसके नीचे थोड़े से बड़े पैराशूट्स ओपन हुए हैं। अगली पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो वो ऊपर वाले तो अब रिमूव ही कर दिए, इनका जो काम था कहीं तो जल भी जाते हैं, इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है, जल भी जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, आपके पास फिर से 2 बचे हैं। इसके बाद आप देखना ये वाले जो 2 थे ये ऊपर जा चुके हैं, इसके नीचे और बड़े पैराशूट्स ओपन हुए हैं। बस ये कंडीशनिंग होती जाएगी। जैसे इसरो ने जो पैराशूट्स यूज करे हैं वो है टोटल नंबर में 10, टोटल 10 यूज करे हैं। अब साइज ऊपर छोटा था, नीचे नीचे आप जब गए तो साइज आपने पैराशूट का इंक्रीज करा, क्यों? ड्रैग से बचने के लिए। जो फ्रिक्शन थी, अगर एकदम से आप बड़े साइज का पैराशूट ओपन करोगे वो फट सकता है, पूरे चांसेस है। ऊपर से टन्स में वेट रहेगा जो आपके क्रू मॉड्यूल्स हैं, तो पैराशूट के ऊपर प्रेशर ना आए तो आपने क्या किया, पहले छोटे साइज से को शुरू करा कि थोड़ी थोड़ी ड्रैग आए, थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन आनी शुरू हो और एकदम से हमारे पैराशूट जो है वो डिस्ट्रॉय ना करें। और ऐसे भी ना हो कि स्ट्रिंग ही टूट गई अगर एकदम से आप बड़ा सा पैराशूट ओपन कर देते हो। तो सबसे पहले छोटे साइज के पैराशूट ओपन करेंगे, फिर उनके नीचे ही बड़े साइज के पैराशूट लगे हैं। जब तो नीचे आओगे तो देखो पैराशूट का जो साइज है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सिस्टम पता लगा आपको, पैराशूट कैसे यूज करे जाएंगे? क्लियर हुई यहां तक बात? अब देख लो, जो टॉप पे होगा पैराशूट उसके लिए एक वर्ड यूज करा जा सकता है, अपेक्स। अपेक्स बोल सकते हैं, अपेक्स का मतलब ही क्या होता है, टॉप ऑफ समथिंग। एपिकल वर्ड भी यूज करा जाता है, तो टॉप ऑफ समथिंग। चलो अब देख लो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जो डेमोन्स्ट्रेशन करी गई है। ये एक्सरसाइज करी गई मेनली कि हमारा जो पैराशूट सिस्टम है वो ठीक से फंक्शन करेगा या नहीं, क्योंकि हमको अपने एस्ट्रोनॉट को सेफली भी भेजना है, उस पर सेफ्टी के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। नहीं तो एक्सपेरिमेंट तो रैंडम आप कभी भी कंडक्ट कर सकते हो, जब ह्यूमंस को नहीं भेजना होता पर दूर तक होता है एक्सपेरिमेंट, फिर भी आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। या तो आपको एक ही सैटेलाइट भेजनी है तो कभी भी आप अपना लॉन्च व्हीकल यूज नहीं करते, जैसे अभी एलन मस्क ने भेजा था तो हमने अपनी सैटेलाइट भी पकड़ा दी कि आप जा तो रहे हो, हमारी सैटेलाइट्स भी ले जाओ। तो इतने ज्यादा रिस्क नहीं लिए जाते, क्योंकि इकोनॉमी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, करोड़ में बात चलती है। उसके बाद सेफ रिकवरी के लिए हमने फोकस करा कि जब री एंट्री होगी, अब री एंट्री का क्या मतलब है यहाँ पे,
क्योंकि आपने जब लॉन्चिंग करी थी तो एटमॉस्फेयर से गया था, फिर एग्जोस्फेयर में गए थे, अब दोबारा से आप उसी में वापस आ रहे हो, यानी कि आप री एंट्री कर रहे हो। तो लैंडिंग कैसी होगी? फर्स्ट क्रूड हमारा गगनयान मिशन रहेगा और इसको 2027 तक डिसाइड करा है, वो जो थर्ड वाला फेज है जिसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा स्पेस में, उनके बारे में बात करिए। पर जो अनक्रूड मिशन है, पहले वाला देखा था ना, टेक्नोलॉजी का ही चेक करा जाएगा, 2025 के एंड तक बोल दिया गया है कि इसको मे भी हम कंडक्ट कर देंगे। बाकी ये देख लीजिए लॉन्च व्हीकल कौन सा है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जो जीएसएलवी मार्क 3 है ना, उसी का नाम ये चेंज करके रखा हुआ है, बाहुबली को भी जिसको कहते हो आप। 400 किलोमीटर तक की हाइट पे जाएगा, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट की बात हुई है। 3 डेज 5 to 7 डेज लग सकते हैं, वो ऑन एन एवरेज दे दिया जाता है। वैसे 3 दिन का ये मिशन डिजायरेबल है कि इतना टाइम तो हम लगा के आएंगे, एक्सटेंड कर सकता है। और उसके बाद स्टेजेस क्या क्या है, आई थिंक ये क्लियर है आपको, एलवीएम की ही बताई हुई है। जो जीएसएलवी आपने देखा सॉलिड स्टेट है, बीच वाली लिक्विड है और टॉप पे क्रायोजेनिक स्टेज है। और जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उसमें क्या बोला गया था कि लिक्विड वाले को हम किस वाले फ्यूल के साथ रिप्लेस करेंगे? कैरोसिन, यानी कि सेमी क्रायोजेनिक फ्यूल उसको कहा हुआ था। बाकी फोर्थ कंट्री हम बन जाएंगे, पहले पे यूएस, देन रशिया, देन चाइना और उसके बाद इंडिया आ जाएगा फोर्थ पे, जिन्होंने स्पेस में ह्यूमन बींग्स को भेजा अपने अपने इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल के साथ। तो फिर हम भी फोर्थ इस लाइन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज नेशनल स्पेस डे था आपका 23 अगस्त, हमने बात भी करी थी। और यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बताया कि हमारे क्या क्या अपकमिंग मिशन आने वाले हैं। जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन रहेगा, जिसका पहला मॉड्यूल हमने बोला है 27 बोल दिया है दोबारा से, वैसे पहले 28 था, अब 27 बोल दिया हुआ है कि हम पहला मॉड्यूल यहाँ पे भेज देंगे, जहां पे फिर लैब्स बनेंगी, अपने एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, साइंटिस्ट को हम भेजेंगे, वो वहां पे प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो 2035 तक इसकी कंप्लीशन बोली गई है। वैसे मून मिशन है हमारा, जहां पे हम ह्यूमन बीइंग को भेजेंगे, ह्यूमन की लैंडिंग वहां पे करवाएंगे, तो ये 2040 तक है। 2035 का टारगेट क्या था? वो इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, जीएसएलवी में ऑलरेडी रियूजेबल है, वियर एंड टेयर आ जाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो उसके लिए एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए होगा, जिसका नाम है ल्यूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, हैवी लिफ्टर रॉकेट भी जो इसरो का रहेगा। उसके बाद हमारा जो कंट्री है वो वैसे भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, 2047 तक अपने को डेवलप नेशन बनना है। चंद्रयान 4, मिशन टू वेनस जैसे अपकमिंग मिशन हमारे आ रहे हैं, तो इन सभी पे फोकस करा। अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट था, आई थिंक आप सभी को क्लियर है, स्प्लैश डाउन पे सबसे ज्यादा फोकस करा, पैराशूट सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा, और हेलीकॉप्टर के जरिए ये ड्रॉप करा गया था फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स, कि पैराशूट ठीक से ओपन करेंगे, सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, और स्पेसक्राफ्ट की ओरिएंटेशन वगैरह भी चेक करी गई, मतलब उसको रोटेट भी करा कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी तो चेंजेस हो सकते हैं, तो वो प्रॉपर्ली करेगा या नहीं, क्योंकि पैराशूट तो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, तो उस मॉड्यूल का उसी डायरेक्शन में आना भी जरूरी है। ठीक है, ओके जी। बाकी री एंट्री पे फोकस करा। लिमिटेशन क्या है कि जो एक्चुअल री एंट्री होगी वो जरूरी नहीं है सीधी आएगी जिस तरफ को आपने पैराशूट लगाए थे, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी। तो ये एक लिमिटेशन है, इसके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है। तभी इसरो ने बोला कि जो हेलीकॉप्टर होता है ये तो ज्यादा हाइट पे नहीं जा सकता था, हमको तो 400 किलोमीटर तक पहुंचना है लगभग लो अर्थ ऑर्बिट में। तो हो सकता है कि जो हेलीकॉप्टर है उससे हमें ठीक रिजल्ट्स मिले हैं, बट स्टिल इट्स स्टिल अ लिमिटेशन, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम था अगर लो अर्थ ऑर्बिट के साथ फोकस करें। देन यहीं पे इन्होंने बोला कि एस्केप सिस्टम पे हम ट्राई करेंगे कि अगर बाई चांस ऐसी डिसओरिएंटेशन हो जाती है, क्रू मॉड्यूल ठीक से रिट्रीव नहीं हो पा रहा, पता तो चल ही जाएगा अंदर जो बैठे होंगे, कैमरा लगे होते हैं प्रॉपर, तो उस केस में एस्केप सिस्टम हम डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज, अभी जो डमी क्रू मॉड्यूल फेंका था वो 4.8 टन तक का था, मैंने आई थिंक 4.5 लिख दिया था, 4.8 टन तक का इसका वजन रहेगा। और एवियोनिक्स का क्या मतलब है? जो ऊपर आपने देखा, हाँ, जो चेंजेस करे जाते हैं हवा में, या फिर मैनूवरिंग जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कि स्किल तरीके से मैनूवरिंग करवाई, तो उसके लिए एवियोनिक्स का यूज करते हैं। और डेसेलरेशन, आई थिंक अब आपको क्लियर है, ऊपर से माइक्रोग्रेविटी से आप ग्रेविटी में एंटर कर चुके हो, आपकी स्पीड एकदम से रैपिडली इंक्रीज करेगी, तो उसको रोकना है। पर रोकोगे कैसे? पहले छोटे वाला पैराशूट ओपन करके देन बड़े वाले साइज पे होगे, फिर लास्ट में तो आप बड़े साइज का पैराशूट ओपन कर ही दोगे। हमारा जो इसरो है उन्होंने 10 पैराशूट सिस्टम को यूज करा। अब कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लो। सबसे पहले है अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट।
हमारा जो क्रू मॉड्यूल है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, तो उसमें पहले अपेक्स यानी कि जो बिल्कुल टॉप पे होंगे ना आपके पैराशूट्स, उनको ओपन करा जाएगा। इनका साइज छोटा था, 2 यूनिट लगी हुई थी, मतलब 2 छोटे छोटे पैराशूट्स ओपन हुए। डेसलरेशन एकदम से भी नहीं करवा सकते थे, आप ब्रेक थोड़ी लगाओगे स्पेस के अंदर, वो तो जल जाएगा सारा पैराशूट। तो अपेक्स वाले का जो साइज था वो छोटा था। इन्होंने क्या किया, मेन फोकस कि जो एकदम से हीट में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, उसको रिड्यूस कर दिया। नंबर 2 पे ड्रॉज पैराशूट्स का यूज करा गया। ये 2 यूनिट्स थी, अगेन यहाँ पे भी 2 पैराशूट ओपन हुए, जिनका साइज अपेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा। अब नीचे को जैसे जैसे आओगे तो साइज इंक्रीज करता जाएगा। मतलब इसने मेन फोकस किस पे करा, जो वेलोसिटी थी उसको रिड्यूस करने में। देन जो अगला यूनिट लगा हुआ था वो 3 पैराशूट्स का यूनिट था, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 पैराशूट्स ओपन हुए, जिसको पायलट पैराशूट बोला हुआ है, क्रू मॉड्यूल के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या किया, अगेन आपकी जो वेलोसिटी थी एकदम से उसको और ज्यादा रिड्यूस कर दिया। देन मेन पैराशूट जब स्प्लैश डाउन के ऊपर जो ओपन होते हैं उसकी 3 यूनिट्स थी, यानी कि टोटल पैराशूट 3 यहाँ पे लगे हुए थे। जब स्प्लैश डाउन हो जाएगा आपको ये वाले पैराशूट एक्चुअल में दिखाई देंगे। और जो पिछले वाले पैराशूट होते हैं उनको रिमूव भी करा जा सकता है, वो खुद ही रिमूव हो जाते हैं, वैसे इतनी ज्यादा फ्रिक्शन आती है, एयर रेजिस्टेंस आती है, लगे भी हो सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये कैप्सूल की स्पीड को और ज्यादा रिड्यूस कर देगा। मतलब मेन फोकस किस पे कर रहे हैं हम, ड्रैग के ऊपर, एयर रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, करंट स्टेटस। ये इनके साइजेस है, पूरा 25 है, मतलब जब उसको आप एक्सपांड करके देखोगे 25 बाई 25 दोनों का नहीं बताया, ये एक पैराशूट का बताया हुआ है। ईच लिखा है ना, ईच और एक सिंगल, जब आप उसको पूरा खोल के रखोगे तो 25 मीटर तक आएगा। तभी तो नीचे की तरफ देख लो, अब खुद ही साइज इंक्रीज करता गया आपका। ओके जी, करंट स्टेटस अभी देखोगे तो हमने जो चीजें इसके लिए माइलस्टोन्स अचीव करे हुए हैं, तो नंबर 1 TVD1 था, जिसमें हमने क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करा था। D2 बोला ना इसको, D2 में हमने एयर ड्रॉप टेस्टिंग करी। D1 में क्या क्या हुआ था कि हमने इसको कि इसका जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा वो कैसा बनेगा। तो ऑर्बिटल मॉड्यूल में उर्वशी कौन कौन से पार्ट्स थे, ऑर्बिटल मॉड्यूल, हाँ जी ऑनलाइन वालों कौन से थे, अरे क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। क्रू जिसमें मेंबर्स बैठेंगे, सर्विस जिसमें थोड़ा फ्यूल वगैरह पड़ा होगा ताकि मूव इजीली कर सके। तो क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल, इस स्ट्रक्चर को D1 में टेस्टिंग करी गई थी कि ये अच्छा डिजाइन है, इसको हम यूज करने वाले हैं। रॉकेट मोटर के ऊपर फोकस करा, आपकी रॉकेट भी मोटर है, आपकी मिसाइल भी मोटर है, बस दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होते हैं। स्पेस टेक को आप पॉजिटिव नोट पे यूज कर रहे हो अनटिल और अनलेस आप न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना रहे हो। अदरवाइज मिसाइल्स आपकी किस चीज के लिए यूज करी जाती हैं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए, है ना, डिस्ट्रक्शन पर्पस होता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम मॉडल यहाँ पे डिक्लेयर करा गया था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमारा क्या रहेगा। तो ये D1 था जो पहली डेमोन्स्ट्रेशन करी गई थी। और D2 में आपने क्या देख लिया, एक तो एस्केप सिस्टम जो अनाउंसमेंट करी है कि इसी में वैल्यू एडिशन करेंगे, प्लस आपने एयर ड्रॉप टेस्टिंग प्रॉपर्ली यहाँ पे कंडक्ट करवा दी है। बाकी फर्स्ट अनक्रूड रहेगा, मैंने आपको पूरी डिटेलिंग दे दी, जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजिकल चेक रहेगा और उसमें कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। पर जो G2 रहेगा यानी कि गगनयान मिशन 2, जिसमें वयोमित्र को भेजा था, वहां भी प्रॉपर सेंसर लगे होंगे, आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम की कंडीशनिंग अरेंज करोगे। एंड G3 में भी सेम कंडीशनिंग होगी, पर यहाँ पे अब आ गया इम्तिहान का टाइम, यानी कि ह्यूमंस एक्चुअल में स्पेस में जाएंगे। आई थिंक डन, समझ आ गया पूरा। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्पेस टेक से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो स्टेट एग्जाम है चाहे से UPSC है।